हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 3। और आज हम सीखेंगे कि जो हमारे फिजिक्स का परावर्तन और अपवर्तन का चैप्टर है, इसका हम आंतरिक प्रश्न को कैसे हल करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम फार्मूला प्रूव कर चुके हैं कि 1/v + 1/u बराबर 1/f। एक फार्मूला ये प्रूव कर चुके हैं और एक ही प्रूव कर चुके हैं कि f बराबर r/2। इन दोनों को हम कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, ये चीज हम यहाँ पर सीखेंगे। अगर आपने इस वीडियो को इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर सर्च करिए कैडेट क्लासेस 1.0 या डिस्क्रिप्शन में भी हम इसका लिंक आपको दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम आंतरिक प्रश्न करते हैं वहां पे तो हमारा जो u, v और f का जो मान होता है ये डायरेक्ट खाकर हम नहीं रखते हैं। इस पे हमें चिन्ह के साथ रखना होता है, जिसे हम बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। तो यहाँ पर जो हम आज सीखेंगे कि कब u v f का मान प्लस होता है और कब u v f का मान माइनस होता है। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिना इसके हम क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। तो आइए अब हम इसको आगे करते हैं। तो यहाँ पे दो दर्पण बनाते हैं। एक तो बनाते हैं अवतल दर्पण। ये हमारा एक हो गया अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह कैसा होगा, धंसा हुआ होगा। यहाँ पे मान लो ये हमारा पोल है, यहाँ पे हमारा ये फोकस हो गया, यहाँ पे त्रिज्या होगी। इसको मान लेते हैं कि ये जो है ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण ले लिया। और दूसरा जो है इसको हम ले लेते हैं उत्तल दर्पण। एक जो है ये ले लेते हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण जब बनाएंगे तो उत्तल दर्पण कुछ हमारा इस तरीके से होगा, यानी कि परावर्तक सतह जो होगा वो हमारा कैसा होगा, उभरा हुआ होगा। और ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे पोल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा F हो जाएगा और यहाँ पे हमारा C हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम एक दो बातें याद रखेंगे। सबसे पहली चीज कि जब भी हम प्रकाश किरण डालते हैं दर्पण से तो हमेशा बाईं से दाईं की तरफ डालते हैं। ये चीज आपने देखा भी होगा। इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने अवतल उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखा था, तो हमेशा जब प्रकाश की किरण को हम डालते थे तो किधर डालते थे, इधर बाएं से दाएं की तरफ डालते थे। तो पहली चीज याद रखना है कि प्रकाश की किरण हमेशा बाएं से दाएं की तरफ ही डाली जाती है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे ये अवतल दर्पण हो। दोनों में यही काम करते हैं कि प्रकाश किरण को हमेशा बाएं से दाएं की तरफ ही डालते हैं। दूसरी चीज, जो हम दूरियां नापते हैं, चाहे वो फोकस दूरी हो, चाहे वो वस्तु की दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी हो, सारी दूरियां, हर सब दूरियों को हम ध्रुव से ही नापेंगे। हमेशा हम दूरियों को कहां से नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे। और मुख्य अक्ष को लेते हुए हमेशा हम ध्रुव से दूरियों को नापेंगे। जैसे अगर मान लो यहाँ पे हमारी वस्तु है तो हम ध्रुव से इस वस्तु के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, u कहेंगे। अगर यहाँ पे मान लो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है तो इस ध्रुव से इस वस्तु की प्रतिबिंब के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, v कहेंगे। ये फोकस है तो ध्रुव से फोकस की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा दूरी हम कहाँ पे नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे। और इसमें दो, ठीक है, हम सब दूरी को कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे। उसमें दो बातें याद रखने वाले। पहली चीज कि फोकस हमेशा जो प्रकाश होगा, प्रकाश को प्रकाश किरण किधर से डालेंगे, दर्पण पे हमेशा बाएं से दाएं की तरफ डालेंगे। और दूरियां जो होंगी वो दूरियां हमेशा दर्पण के ध्रुव से ही नापी जाती है। ठीक है, अब देखो इसको दो तरीका याद रखने का। पहला तरीका यह है कि जिस दिशा में प्रकाश की किरण जा रही है, यानी कि बाएं से दाएं की दिशा में जाती है, अगर हम उसी दिशा में दूरी को नापेंगे, यानी कि जिस दिशा में प्रकाश की किरण जा रही है अगर उसी दिशा में हम दूरी को नापेंगे तो वो दूरी हमारी कैसी होती है, धनात्मक होती है। और अगर हम उसकी विपरीत दिशा में नापते हैं तो दूरी हमारी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। अब चाहे उत्तल ले लो चाहे अवतल ले लो, तो जिस तरफ प्रकाश किरण जा रही है, जो हमारी प्रकाश किरण बोलो या बोलो आपतित किरण, तो जिस दिशा में हमारी आपतित किरण जा रही है अगर उसी दिशा में हम दूरी को नापेंगे तो हमारी कैसी होगी, धनात्मक होगी। और उसकी विपरीत दिशा में नापेंगे तो दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। जैसे अगर मान लो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है तो इस वस्तु से इस तरफ दूरी जब नापेंगे प्रतिबिंब की, तो ये हमारी किस में आएगी, प्लस में आएगी, क्योंकि हमारा जिस तरफ किरण जा रहा है उसी दिशा में हम दूरी की तरफ आगे की तरफ जा रहे हैं। अगर मान लो हमारा प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है तो इस ध्रुव से इस प्रतिबिंब की दूरी को जो हम नापेंगे तो देखो हमारी किरण इधर जा रही है और हम दूरी किधर नाप रहे हैं, इस तरफ नाप रहे हैं, ध्रुव से विपरीत दिशा में, इस प्रकाश के किरण से विपरीत दिशा में नाप रहे हैं, तो हमारी दूरी किसमें हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, एक तो ऐसे याद रख सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज में क्या रखना, अगर हम मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ दूरी नापेंगे तो ये दूरी हमारी किसमें होगी, धनात्मक में होगी। और अगर मुख्य अक्ष के नीचे नापेंगे तो ये दूरी हमारी किसमें होगी, ऋणात्मक में होगी। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर होगी तो धनात्मक होगी और मुख्य अक्ष के नीचे होगी तो दूरी किसमें होगी, ऋणात्मक होगी।
ठीक है। अच्छा, इसका एक शॉर्ट तरीका भी है। शॉर्ट तरीका ये है कि हमेशा जो दूरियां होगी वो दर्पण की दाईं तरफ जो दूरी होगी उसको हमेशा कैसे लेंगे, प्लस लेंगे। सिंपल सा, इतनी सी कहानी याद रखनी है, सिंपल सी कहानी याद रखनी है कि दर्पण की दाईं तरफ वाली जो दूरी होगी वो धनात्मक होगी और दर्पण की बाईं तरफ जो दूरी होगी वो हमारी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। जैसे यहाँ पे इसी में हम समझते हैं उत्तल दर्पण में, अगर मान लो दर्पण की दाईं तरफ अगर मैं इस तरफ जाऊंगा, दर्पण के दाईं तरफ कोई भी दूरी नापो तो वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। चाहे उत्तल दर्पण में नापो तुम और चाहे तुम अवतल दर्पण में नापो, दोनों चीजों में यही चीज होगा। दर्पण के दाईं तरफ दूरी धनात्मक होगी, दर्पण के बाईं तरफ दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो देखो ये यहीं से निकल के आता है, दर्पण के दाईं तरफ, दर्पण के दाईं तरफ मतलब क्या करेंगे हम, दर्पण के इस तरफ जाएंगे, जब इस तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, इस ये हमारी जो प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण की दिशा में तो हो जाएगी, तो हमारी दूरी कैसी हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। तो ये कुछ या तो ये याद रख लो या फिर नोट करके एक पॉइंट लिख लो, यहाँ पे नोट डाल के पॉइंट लिख लो। पहला पॉइंट कि दर्पण के दाईं तरफ दूरियां हमेशा कैसी होंगी, धनात्मक होंगी। दर्पण के दाईं तरफ की दूरियां, दर्पण के दाईं तरफ की दूरियां धनात्मक होंगी। दूरियां कैसे होंगी, धनात्मक होंगी। दूसरा पॉइंट, और दर्पण के बाईं तरफ की दूरी, दर्पण के बाईं तरफ की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। दर्पण के बाईं तरफ की दूरी हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। दर्पण के दाईं तरफ की दूरी, जैसे देखो दर्पण के दाईं तरफ की दूरी हमेशा कैसी होगी, धनात्मक होगी। और दर्पण के बाईं तरफ की दूरी क्या होगी, हमेशा ऋणात्मक होगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी इतना सा याद रखो कि दर्पण के दाईं तरफ की दूरी कैसी होगी, धनात्मक होगी। दर्पण के बाईं तरफ की दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। दर्पण के ऊपर जाएंगे तो हम धनात्मक लेंगे, दर्पण के नीचे जाएंगे या दर्पण ना बोलो इसको बोलो कि मुख अक्ष के ऊपर जाएंगे तो दूरी कैसी होगी, धनात्मक होगी। मुख अक्ष के नीचे जाएंगे तो दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, ये हमारी टर्मिनोलॉजी थी, इसको हम इस तरह करके आंकित प्रश्न करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम कुछ चीज और पहले से देख लेते हैं कि क्या चीज हमेशा प्लस होती है, क्या माइनस होती है। क्या का मतलब है कि यूपीएफ में क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा। तो अगर मैं एफ की बात करूं, फोकस दूरी की बात करूं, तो देखो जरा उत्तल दर्पण में यहाँ पे हमारा फोकस होता है, तो यहाँ से इस ध्रुव से जब फोकस की दूरी को नापेंगे तो ये फोकस दूरी किधर जा रहे हैं, दर्पण के दाईं तरफ जा रहे हैं। तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, हमेशा धनात्मक होगी। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा कैसी होगी, धनात्मक होगी। अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होगा, अब देखो ये हमारा फोकस है, तो यहाँ से हम किधर जा रहे हैं, दर्पण के दाएं जा रहे हैं कि दर्पण के बाएं जा रहे हैं, दर्पण से बाएं जा रहे हैं। दर्पण है, दर्पण का दायां इधर होगा, दर्पण का बायां इधर होगा। तो दर्पण के बाएं जा रहे हैं तो बाएं हमेशा दूरी कैसी होती है, निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये दूरी जो होगी वो हमेशा फोकस दूरी जो होगी अवतल दर्पण की, ये हमेशा कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। हमेशा फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, अब यहीं पे एक छोटी सी बात और कर लेते हैं V के बारे में, जो हमारा प्रतिबिंब है। अब देखो प्रतिबिंब को हम धनात्मक और ऋणात्मक दो तरीके से नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जब हम उत्तल दर्पण लेते थे तो जरा इससे पहले याद करो कि उत्तल दर्पण में केवल प्रतिबिंब दो ही तरीके से बनता था और दोनों तरीके से प्रतिबिंब किधर बनता था, दर्पण के दाएं तरफ बनता था। तो V का मान तो हमेशा कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि V क्या होता है, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। अगर प्रतिबिंब हमारा यहाँ बन रहा है तो ये दूरी हमारी क्या कहलाएगी, V कहलाएगी। अगर प्रतिबिंब हमारा यहाँ बन रहा है तो ये दूरी हमारी V कहलाएगी। अगर प्रतिबिंब हमारा यहाँ बन रहा है तो दूरी हमारी क्या कहलाएगी, V कहलाएगी। यानी कि ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी जो होती है उसी को क्या कहते हैं, V कहते हैं। तो इधर तो हमारा V हमेशा कैसा होता है, प्लस होता है। अब इधर आ जाओ, जब तक हम वस्तु को अनंत से लेकर फोकस तक आते थे, जब तक हम वस्तु को अनंत पे रखते थे, एक बार अनंत और C के बीच में, फिर C पर रखते थे, फिर उसके बाद C और F के बीच में रखते थे, फिर उसके बाद F तक रखते थे। तो जब तक हम वस्तु को F तक रखते थे तब तक प्रतिबिंब हमेशा किधर बनता था, बाएं तरफ बनता था। और जैसे हम वस्तु को F और P के बीच में रखते थे, प्रतिबिंब हमारा पीछे की तरफ इधर कहीं बनता था,
आभासी प्रतिबिंब। तो जब उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में आते हैं तो अवतल दर्पण में हमारा जो V होता है वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो लेकिन एक चीज कॉमन है, जब इधर बनता था तो प्रतिबिंब हमारा, यहाँ पे मान लो प्रतिबिंब बना, तो ये प्रतिबिंब हमारा कैसा होता था, आभासी होता था, यानी कि वास्तव में प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होता था। और यहाँ भी तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता था, आभासी ही तो होता था। और इधर हमारा प्रतिबिंब पांचों केस में कैसा था, वास्तविक था। तो हम कह सकते हैं कि जब प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होगा, अब एक चीज तो याद होगा ना, जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। जब वास्तविक होगा तो हमारा V का मान जो होगा वो कैसा होगा, माइनस होगा। और जब प्रतिबिंब आभासी होगा, आभासी में प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो आभासी केस में देखो यहाँ दो केस आभासी बन रहा है तो दर्पण के दाहिनी तरफ है, यहाँ भी आभासी बन रहा है तो दर्पण की किधर है, दाहिनी तरफ है। तो हमारा V का मान जो होगा, ये V का मान जो होगा वो V का मान कैसा होगा, प्लस में होगा। यानी कि V को हम इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं कि जब वास्तविक होगा तो V का मान माइनस होगा, जब आभासी होगा तो V का मान कैसे होगा, प्लस होगा। ठीक है, अब U पे आते हैं कि जो हमारी वस्तु की दूरी है। अब देखो हमेशा जो प्रकाश किरण होता है वो दर्पण पे किधर डाली जाती है, बाएं से दाएं की तरफ। यानी जो वस्तु होगी वो हमेशा किधर होगी, बाएं होगी। चाहे तुम यहाँ पर अवतल दर्पण की बात करो, चाहे तुम उत्तल दर्पण की बात करो, वस्तु हमेशा किधर होगी, इधर बाएं तरफ होगी। और बाएं तरफ होगी तो U क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। अब तुम चाहे उत्तल दर्पण की बात करो चाहे अवतल दर्पण की बात करो, U जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, U जो होगा वो हमेशा जो होगा वो ऋणात्मक होगा। U जो होगा वो हमेशा ऋणात्मक होगा। ये बात हमारा अवतल दर्पण के लिए भी सही है और उत्तल दर्पण के लिए भी सही है कि U का मान जो होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है, सिंपल सी कहानी है। एक बार जल्दी से रिवीजन करा रहा हूं, देख लो कि हमेशा दर्पण के दाहिनी तरफ वाली दूरी क्या करेंगे, धनात्मक लेंगे। दर्पण के बाईं तरफ वाली दूरी को क्या करेंगे, ऋणात्मक लेंगे। मुख अक्ष के ऊपर वाली दूरी को धनात्मक, मुख अक्ष के नीचे वाली दूरी को ऋणात्मक लेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा प्लस होगी। अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो V का मान हमेशा माइनस होगा, अगर आभासी प्रतिबिंब है तो V का मान हमेशा कैसा होगा, प्लस होगा। और U जो होगा, U तो हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक ही होता है। वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं तरफ ही रखा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, अच्छा दूसरी चीज यहाँ पे जो हमारी दूरियां नापी जाएंगी, दूरियां कहाँ से नापी जाएंगी, दूरियां हमेशा कहाँ से नापी जाएंगी, ध्रुव से ही नापा जाएगा। हमेशा दूरी कहाँ से नापी जाएगी, ध्रुव से नापी जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, अब नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद जो अगला है एक छोटा सा टॉपिक और है, आवर्धन। तो कुछ किताबों में तो आवर्धन लिखा हुआ होता है और कुछ किताबों में ये रेखीय आवर्धन लिखा हुआ होता है। तो हेडिंग डाल देते हैं रेखीय आवर्धन। ठीक, अगर आवर्धन लिखा हुआ मिला है तो वही चीज है, कोई दूसरा चीज ये नहीं है। इसको रेखीय आवर्धन को रिप्रेजेंट करते हैं M से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं M से रेखीय आवर्धन को। तो बच्चों देखो रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन हमें ये बताता है जो हमारा प्रतिबिंब है वो वस्तु की लंबाई से कितना ज्यादा बड़ा है या उससे कितना छोटा है। हमें आवर्धन केवल यही बताता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो वस्तु की लंबाई से कितना बड़ा बन रहा है या कितना छोटा बन रहा है। ये चीज हमें यहाँ पे रेखीय आवर्धन बताता है। और रेखीय आवर्धन जो होता है जिसको हम M लिखते हैं, ये M बराबर रेखीय आवर्धन M बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको HI से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डिवाइड बाय वस्तु की ऊंचाई, इसको H0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये होता है हमारा रेखीय आवर्धन, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइड बाय वस्तु की ऊंचाई। अब जो हमने पहले बोला कि रेखीय आवर्धन हमें बताता है, हमें ये बताता है कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा उस वस्तु की लंबाई से कितना बड़ा या कितना छोटा बनेगा। जैसे देखो अगर मैं एक अवतल दर्पण बना रहा हूँ, अगर मान लो ये एक अवतल दर्पण मान लिया, ये हमारा कोण हो गया, ये हमारा F हो गया, ये हमारा C हो गया। अगर मैं वस्तु को अनंत और C के बीच में रखता हूँ तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बनता था, जरा याद करो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता था, C और F के बीच में बनता था। और वस्तु की हाइट से कैसा होता था, छोटा होता था। तो वस्तु की हाइट से जो ये प्रतिबिंब बन रहा है
ये प्रतिबिंब वस्तु की हाइट से कितना छोटा है, यही चीज हमें बताता है, आवर्धन बताता है। अच्छा दूसरी चीज आ जाओ, जब हम वस्तु को C और F के बीच में रखते थे, तो C और F के बीच में रखते थे तो वस्तु हमारी अनंत और C के बीच में बनती थी और बड़ा बनती थी। तो यहाँ पे ये बताएगा कि जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु की हाइट से कितना बड़ा बन रहा है, ये चीज हमें यहाँ पे बताएगा आवर्धन। आवर्धन ये भी बताता है कि प्रतिबिंब कब धनात्मक, हमारा धनात्मक प्रतिबिंब कब होगा, कब वास्तविक होगा, और कब प्रतिबिंब हमारा आभासी होगा, ये चीज भी हमें यहीं पे बताता है। तो सिंपल सा याद रखो, अगर m का मान जो है वो पॉजिटिव आ गया तो हम कह देंगे जो प्रतिबिंब है वो हमारा कैसा है, आभासी है। और आभासी प्रतिबिंब हमारा कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। दूसरी चीज, अगर m का मान माइनस में आ गया तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। हमेशा प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, इतनी चीज होगी, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी चीज को ऐसे भी लिखा जाता है कि m का मान जो होता है वो -b/u के बराबर b होता है। m जो होगा वो -b/u के बराबर b होता है। ठीक है, इतनी बात याद रखना, ये भी एक फार्मूला होता है आवर्धन का। अब जरा इसको आवर्धन को समझते हैं, थोड़ा फील लेते हैं कि आखिर है क्या ये। ठीक है, तो यहाँ पे m जो है वो hi/h0 है। ठीक, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं hi बराबर, इधर गुणा कर देंगे h0 का, तो ये निकल जाएगा m इंटू h0 निकल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो इमेज की हाइट है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई है, वो वस्तु की ऊंचाई की कितना है, m गुना है। अगर m का मान हम यहीं पर 2 रख देते हैं, अगर मान लो m का मान 2 रख देते हैं तो वस्तु प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी, जब प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो वस्तु की लंबाई की कितनी होगी, 2 गुनी होगी। यानी कि अगर मान लो यहीं पे मैं h का मान यानी वस्तु की ऊंचाई को यानी h0 को अगर मैं 1 रखता हूँ तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 2 × 1 बराबर 2 मात्रक आ जाएगी। इसका मान कितना लेते हैं, 1 मात्रक लेते हैं। अगर यहीं पे हम h का मान की h0 यानी वस्तु की ऊंचाई को लेते हैं 2 मात्रक लेते हैं, अगर इसका मान हम 2 मात्रक लेते हैं तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यहीं पर रखो, 2 × 2 h का मान कितना हो जाएगा, 4 मात्रक निकल जाएगा। यानी कि प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, हमारी 4 मात्रक के बराबर होगी। ठीक है, तो यही चीज हमें बताता है आवर्धन में। सिंपल से कहानी याद रखना, एक चीज से भी याद रखना कि आवर्धन में क्या बताता है, आवर्धन में बताता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई से कितना गुना ज्यादा बड़ा बन रहा है या कितना गुना छोटा बन रहा है, यही चीज हमें केवल आवर्धन बताता है। बस इतनी सी बात हमें आवर्धन से पता चलती है। ठीक है, एक ही फार्मूला भी याद रखना कि -d/u होता है। ऐसे ही याद रखना कि अगर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो इनका मान कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो इनका मान कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा, देखिए आवर्धन। इससे कुछ थोड़ा सा फील आया कि आवर्धन क्या होता है। यहाँ से भी निकाल सकते हो कि यहाँ पे क्या लिख रहा है कि वस्तु की जो लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की जो लंबाई है, या ऐसे बोल लो कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई की कितनी है, m गुनी है। अगर m का मान 1 2 3 4 जैसे रखते जाओगे वैसे इसका मान चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और बेहतर क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इसका भी नोट कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक, पहला क्वेश्चन नोट करिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो f का मान हमें पूछा है, तो वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखा है, 50 सेंटीमीटर दे रखा है। अब जरा एक चीज बताओ, हमसे कह रहा है कि ये क्या है, उत्तल दर्पण है। जरा यहीं से फील लेते हुए चलो, उत्तल दर्पण है। एक एक चीज बारीकी से समझते चलो, आसानी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमने f मान लिया। कह रहा है उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी दी हुई है, वक्रता त्रिज्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r से। r बराबर कितना है, 50 सेंटीमीटर। अब जरा एक चीज फार्मूला याद करो, f और r में रिलेशन होता है कि f बराबर होता है r/2। ये रिलेशन हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, ये रिलेशन होता है। अब एक चीज पहले एक चीज और बता दो मैं कि अगर उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है,
ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। एक बार फिर चित्र बना के जल्दी से देख लिया करो, जहां डाउट हो तुरंत वहीं पे चित्र बना लिया करो, आसानी से समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्या है, पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र। ये हमारा उत्तल दर्पण होगा जिसका परावर्तन सतह क्या होता है, उभरा हुआ होता है। अब देखो इधर से जब हम प्रकाश किरण डालते थे, प्रकाश किरण हमेशा किधर से डाला जाता है, बाएं से दाएं की तरफ, ठीक है। तो ये बताओ इसके दो केस बने थे, दोनों केस में हमारा जो फोकस होता था ये इस तरफ आता था, दर्पण के दाहिनी तरफ आता था, और दर्पण के दाहिनी तरफ वाली दूरियां हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। यानी कि f का मान जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो एक बात तो क्लियर हो गया, तो f का मान हमारा कैसा होगा, धनात्मक होगा। अब मान लो यही क्वेश्चन दिया हुआ है, यहीं पे 4 ऑप्शन दे दिया। पहला ऑप्शन दे दिया यहाँ पे कि ये होगा 25 सेंटीमीटर होगा, दूसरा ऑप्शन दे दिया -25 सेंटीमीटर होगा, तीसरा ऑप्शन दे दिया ये होगा 35 सेंटीमीटर होगा, और चौथा ऑप्शन दे दिया -40 सेंटीमीटर होगा। बताओ इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सही होगा। तो अब यहाँ पे रख के निकालते हैं, तो f बराबर होगा r का मान कितना दे रखा है, 50 डिवाइड बाई 2। इसको काटोगे तो f बराबर कितना आएगा, f बराबर आएगा हमारा 25 आएगा, 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे वही चीज फंसेगा। अब देखो ऑप्शन में अगर केवल 25 दिया होता, मान लो यहाँ पे 45 कर दिया होता, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, सीधा 25 मार देते। लेकिन यहाँ पे 25 दिया है और एक -25 दिया है, तो अब यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि हमें कौन सा दर्पण बोला है। अगर उत्तल दर्पण बोला है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगर यहीं पे ये बोला होता अवतल दर्पण, तो जरा याद करो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, फिर से एक बार निगेटिव होती है, हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, एक उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा, ये इसका क्या कहलाएगा, फोकस, और इसका क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा। तो हमेशा जो फोकस होता था वो दर्पण के किधर है, हमेशा बाईं तरफ होती है, छइयों केस में बाईं तरफ होता है। जो बाईं तरफ होता है तो दर्पण के बाईं तरफ वाली दूरियां कैसी ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। तो फोकस दूरी हमारी किसमें आती है, ऋणात्मक में आती है। तो उत्तल और अवतल दर्पण का पूरा यहाँ पे खेल था, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, समझ में आया, क्लियर क्वेश्चन नहीं, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, ठीक। 4 ऑप्शन दे रहा हूं, जब आप फटाक से करो। पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है सेंटीमीटर है, ये है 35 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है -20 सेंटीमीटर, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई, ठीक है। ये हमसे क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण बोला है। ये हमारा कौन सा है, उत्तल दर्पण, ठीक है। ये हमारा उत्तल दर्पण, ठीक कर लिया। कितने लोग का आंसर आ रहा है, +20, जिसका +20 आ रहा है उसका सही है, ठीक है। आओ देखते हैं। तो f बराबर क्या होगा, r/2 होगा। r का मान कितना दे रखा है, 40/2 बराबर 20, यानी f का मान आ गया 20 सेंटीमीटर। अब देखो हमसे क्या बोला है, उत्तल के अवतल। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, धनात्मक। यहाँ पे क्या लग जाएगा, +20, ठीक है। अगला क्वेश्चन नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक। नोट कर लिया। देखो क्या कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना दे रखा है, 50।
तो उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो f का मान जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, प्लस का 50 हो जाएगा। त्रिज्या पूछा है, r का मान निकालना है, तो फार्मूला पता है कि f बराबर क्या होगा, r/2। हमें किसका मान पूछा, r का, इस 2 का इधर गुणा कर दो, तो r बराबर कितना निकल जाएगा, 2f निकल जाएगा। इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ, तो r बराबर निकल जाएगा 2 × f का मान कितना है 50, तो r बराबर कितना निकल जाएगा 100 सेंटीमीटर, यानी r का मान कितना निकल जाएगा 100 सेंटीमीटर निकल जाएगा। त्रिज्या कितनी होगी 100 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले चीज हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो f बराबर में f ज्ञात करना है। अब हमें क्या उत्तल दर्पण बोला है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, हमेशा धनात्मक होती है, यानी कि f का मान जो आएगा वो हमारा किसमें आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या क्या चीज दिया हुआ, कह रहा है कि उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। अच्छा, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल सी कहानी करो कि एक उत्तल दर्पण, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया जिसका परावर्तन सतह कैसा होगा, उभरा हुआ होगा। इस उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो मान लो यहाँ पे कोई एक वस्तु रखी है, क्योंकि ये वस्तु हमेशा कहाँ पे रखेंगे, दर्पण के बाईं तरफ रखेंगे, क्योंकि हमेशा किरण जो होती है वो कहाँ पे डाली जाती है, दर्पण के बाईं से दाईं ओर डाली जाती है। तो यहाँ से इसकी जो दूरी है वो कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर दे रखा। अब ये u का मान, वस्तु की दूरी दे रखा, तो u बराबर कितना होगा 40 सेंटीमीटर। अब प्लस में होगा कि माइनस में होगा, अरे कुछ नहीं करना, u तो हमेशा किसमें होता है, माइनस में होता है, तो u का मान कितना आ जाएगा, -40 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो मतलब उत्तल दर्पण की फोकस कह रहा है कि उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, यानी कि v बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब प्लस होगा कि माइनस, उत्तल दर्पण बोला है तो उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है, v का मान क्या होता है, प्लस होता है, क्योंकि हमेशा कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये चीज पहले बता चुके हैं कि ऐसे भी देखिए उत्तल दर्पण है तो प्रतिबिंब हमेशा किधर बनेगा, आभासी प्रतिबिंब इधर पे आएगा तो पीछे की तरफ आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अब कुछ नहीं है, मान रख दो 1/v + 1/u बराबर 1/f। v का मान कितना है 1/10 प्लस का u का मान कितना है 40 - 40 बराबर 1/f। तो 1/10 - 1/40 बराबर 1/f। एलसीएम आएगा, यहाँ से हो जाएगा 40 हो जाएगा, 4 - 1 बराबर 1/f। तो हो जाएगा 3/40 बराबर का 1/f हो जाएगा। यहाँ से त्रिज्या गुणा कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 3f बराबर 40, 3f बराबर 40, तो f बराबर हो जाएगा 40/3। काटोगे 3 × 3 3 3 का 9, तो ये हो जाएगा f बराबर जो आएगा 33.33 सेंटीमीटर के बराबर। और चूंकि उत्तल दर्पण है इसलिए हमारा क्या बन जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन हमारा, एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी, क्वेश्चन नोट करिए, एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई की 1/3 है, वस्तु की लंबाई की 1/3 है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात है। ठीक है, तो कह रहा है एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। अब कोई एक उत्तल दर्पण है, ये मान लो हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, इसे 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, ये पोल हो जाएगा। मान लो यहाँ पे कोई एक वस्तु रखी है तो यहाँ से कितना है 40 सेंटीमीटर दूर है, तो 40 सेंटीमीटर ये दूर रखी है तो ये पोल है। तो यहाँ से हमारा u का मान तो कितना हो जाएगा, -40
माइनस का 40 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा u का मान हो जाएगा। अब दूर रखिए, कह रहा प्रतिबिंब, कह रहा है कि रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 है। यही मेन चीज है यहाँ पे, वस्तु का प्रतिबिंब, कह रहा है वस्तु का प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब को किससे लिखते हैं, HI से। कह रहा है वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई की 1/3 है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई की, ये हमारी क्या होगी, वस्तु की लंबाई हो जाएगी। कह रहा है ये प्रतिबिंब जो है इस लंबाई की कितनी है, 1/3 है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/3 से क्या कर दूं, गुणा कर दूं। समझ में आया? चलिए, कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि HI वस्तु की लंबाई की कितनी है, 1/3 है। यानी कि ये जो है, ये प्रतिबिंब जो है इस लंबाई की कितनी है, 1/3 है। अगर ये वस्तु की लंबाई 2 है तो इस प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। अगर वस्तु की लंबाई 1 है तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो इसको हम क्या करें, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर निकल जाएगा। अब देखो इसको यहाँ से ले आओ नीचे, तो HI/H0 बराबर कितना निकल जाएगा, 1/3। और यही तो हमारा क्या होता है, m के बराबर होता है। कुछ लोग तो डायरेक्ट लिख लिए होंगे कि h बराबर हमारा कितना है, 1/3। वो भी सही है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें कहना है कि वस्तु की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई की बात किया है। तो आवर्धन प्रत्यक्ष में हमने क्या किया था, आवर्धन में हमने ये निकाला था कि m बराबर होगा HI/H0 के बराबर होगा। तो ये प्रतिबिंब की लंबाई है, वस्तु की लंबाई में कुछ बोला है तो सिंपल सा 1/3 के बराबर हो जाएगा ये। और ये किसके बराबर होगा, -v/u के बराबर होगा। यहाँ से क्या निकालो, v का मान निकालो, तो 1/3 बराबर v का मान, u का मान रख दो -40, यहाँ से कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो v बराबर कितना निकल जाएगा, 40/3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा जो कहना है कि अप्रोच यही वाला अप्रोच समझो, क्योंकि अभी जब अगले आगे क्वेश्चन कराएंगे 2 क्वेश्चन, इसमें ये वाला अप्रोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा, यही वाला अप्रोच अप्लाई करो। ठीक है, बाकी यहाँ से रखोगे आंसर तो आ जाएगा, आंसर निकालना सबको आता है, आंसर निकाल देंगे, ऐसे निकालना मैटर नहीं करता, हमें सीखना है एक चीज को यहाँ पर। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन हम करने क्लियर हो जाएगा, तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, सीधा सीधा फार्मूले पे रख देना है कि दर्पण का फार्मूला आ जाएगा 1/v + 1/u बराबर 1/f। v का मान कितना है, 40/3, 1/40/3 प्लस का u का मान कितना है, -40, 1/-40 बराबर का 1/f। ये 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3/40 माइनस का 1/40 बराबर 1/f। 40 एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 1/1/f। यहाँ से बचेगा 2/40 बराबर 1/f। ये कट जाएगा तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा 1/20 बराबर 1/f। तो f का मान कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल दर्पण बोला है इसलिए यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, +20 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, चलिए नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया, लिखो वाला क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का, एक उत्तल दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का, 60 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का, प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई की 1/4 है। प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई की 1/4 है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए। हमसे क्या पूछा है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। अच्छा, एक बार आप लोग खुद ट्राई करिए, इसको वीडियो को पॉज करके एक बार आप खुद ट्राई करिए। ठीक है, कर लिया, हो गया। चलिए अब देखते हैं इधर, कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, एक उत्तल दर्पण है उससे 60 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। ठीक है, तो यहाँ उत्तल दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु है, अब चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, इमेज को दिमाग में बन रहा होगा। एक उत्तल दर्पण है, वहां से 60 सेंटीमीटर दूर क्या रखा है, एक वस्तु रखी है, और वस्तु हमेशा किसमें होती है, निगेटिव में होती है, इसलिए u का मान हमारा कितना हो जाएगा, इसलिए हमारा u का मान हो जाएगा -60 सेंटीमीटर के बराबर। अब कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई की कितनी है, 1/4 है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई की कितनी है, 1/4 है। अब फिर वही काम होगा, वस्तु का प्रतिबिंब ये होगा, वस्तु
की प्रतिबिंब की लंबाई ये हो जाएगी और वस्तु की लंबाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब ये वस्तु की लंबाई की कितनी है, 1/4 है। तो बराबर करने के लिए इसको क्या करो, 1/4 से गुणा करो। देखो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई की कितनी है, 1/4 है। अगर यहाँ पे मान लो कि वस्तु का जो लंबाई है वो 1 मात्रक, अगर वस्तु की लंबाई जो है वो हमारी 1 मात्रक है तो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 रखोगे तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, वस्तु की लंबाई की 1/4 है। तो अगर ये 1 मात्रक है तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ 1 रखोगे तो 1/4 मात्रक निकल जाएगा। अगर यहीं पे मान लो कि प्रतिबिंब जो वस्तु है वस्तु की लंबाई कितनी है, 2 मात्रक है। अगर वस्तु की लंबाई जो है ये हमारी 2 मात्रक है तो यहाँ 2 रखोगे तो 2/4 कितना हो जाएगा, 1/2 मात्रक, यानी प्रतिबिंब की जो लंबाई हो जाएगी वो कितने जाएगी, 1/2 मात्रक के बराबर आ जाएगी। ठीक है, कहानी समझ में आई? क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो वस्तु की लंबाई की कितनी है, 1/4 है। तो ये प्रतिबिंब की लंबाई हो गई, ये हमारी किसकी लंबाई हो गई, वस्तु की लंबाई हो गई। अब ये प्रतिबिंब की लंबाई जो है इस वस्तु की लंबाई कितनी है, 1/4 है। तो इसको क्या करो, 1/4 से गुणा कर दो। अच्छा यही तो ये सोचो, अगर इतना ये बोला होता कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वस्तु की लंबाई की 2 गुनी है। प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि HI, ये HI जो है ये वस्तु की लंबाई की कितनी है, दुगनी है। अगर ये 1 होगा, अगर वस्तु की लंबाई को 1 कर दो तो ये दुगनी होगी, इसका डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर इसकी लंबाई को 2 करोगे तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर इसकी लंबाई को 6 करोगे तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको क्या करोगे, 2 से गुणा कर दो, यानी कि जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो वस्तु की लंबाई की कितनी होगी, 2 गुनी होगी। ठीक है, क्लियर है बात? अब यहाँ से तो हमारा आसान हो गया, इसको नीचे ले आओ तो ये निकल जाएगा HI डिवाइड बाई H0 बराबर 1/4, एक इसके बराबर होता है, m के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा जो आ गया वो आ गया m बराबर 1/4। अच्छा m बराबर होता कितना है, -b/u होता है। तो 1/4 बराबर -b डिवाइड बाई u का मान कितना है, -60 दे रखा है यहाँ पे। ठीक हो जाएगा -60। तो यहाँ से ये कट जाएगा, इसको उधर। अच्छा ये त्रिज्य गुणा समझ में तो आ रहा है, त्रिज्य गुणा कर रहा हूँ बस। 4 का गुणा v में करोगे तो 4v बराबर ये हो जाएगा 60। तो v बराबर निकल जाएगा 60/4। ये हो जाएगा 2 से कटेगा 30 और ये कटेगा 15। तो v का मान कितना आ जाएगा, प्लस का 15 सेंटीमीटर। चूंकि उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण की हमेशा जो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और हम पढ़ चुके हैं कि आभासी प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा कैसा होता है, प्लस में होता है। ठीक है, तो कुछ कहानी नहीं है, u पता है, v पता है, f का मान निकाला, दर्पण का सूत्र लगा दो। तो यहाँ से सूत्र लगाएंगे तो हो जाएगा 1/v प्लस का 1/u बराबर 1/f। v का मान कितना आया है, 15। तो ये हो जाएगा 1/15 प्लस का u का मान कितना आया है, -60। तो -60 बराबर 1/f हो जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, 15 चौका 60, एलसीएम आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4। चलिए इसको कोड कर लेते हैं। तो हो जाएगा 1/15 माइनस का 1/60 बराबर 1/f हो जाएगा। एलसीएम आएगा 60। तो ये हो जाएगा 15 चौका 60, 4 माइनस का 60 करेंगे 60, 4 बराबर 1/f। तो ये हो जाएगा हमारा 3/60 बराबर 1/f। ये हो जाएगा 3 गुना 6, हो जाएगा 1/20 बराबर 1/f। तो 3 गुणा करोगे तो f का मान कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अच्छा पिछले वाले का आंसर कितना आया था, उसका आंसर 20 ही आया था। अच्छा ये 60/4 पे ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, +20 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी फोकस दूरी जो होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। चलिए बहुत से नोट कर लीजिएगा। एक अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए कि वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए, वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए, वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन, लगे दर्पण द्वारा आवर्धन कह रहा है कि वाहनों के बगल में जो दर्पण लगा होता है जिससे हम पीछे देखते हैं, जो दर्पण देखते हैं पीछे, उसका आवर्धन कितना होना चाहिए। एक से ऑप्शन दिया है 1 से कम, दूसरा ऑप्शन दिया है 1 से अधिक, 1 से अधिक होना चाहिए,
तीसरा ऑप्शन दिया है 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और बी जो दे रखा है वो दे रखा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। क्वेश्चन कह रहा है कि वाहनों में पीछे के दृश्य को, जो वाहन होते हैं उनके बगल में पीछे के दृश्य को देखने के लिए जो दर्पण लगा होता है उस दर्पण का आवर्धन कितना होना चाहिए। ठीक है, अगर आप H0 वाली कहानी समझे होंगे क्लियर से तो ये बहुत हलवा क्वेश्चन है, नहीं तो फिर भूलते रहिए आप इसमें। ठीक है, चलिए एक बार आप पॉज करिए, खुद से कोशिश करिए, उसी वाले ट्रिक से लगाएंगे इसको। ठीक है, पॉज कर लिया, हो गया, चलिए ठीक, मिला। किसका किसका आंसर ए आया है, जिसका जिसका ए आया है उसका उसका सही है कि हमेशा आवर्धन जो होना चाहिए वो 1 से कम होना चाहिए। ठीक है, अब जरा इसको समझते हैं कि आवर्धन 1 से कम क्यों होना चाहिए। वही वाले तरीका लगाएंगे। जब हम डी वाला तो कोई हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं, तो छोड़ो इसको ऑप्शन को। ठीक, डी वाले के ऑप्शन को छोड़ दो, यहीं पे डी वाला ऑप्शन जो है इसको छोड़ दो। ठीक, सी वाले पे आप, जो सी वाला ऑप्शन कह रहा है 1 होना चाहिए। अगर हम आवर्धन को n बराबर 1 करते हैं तो n बराबर हमारा होता क्या है, n बराबर हमारा होता क्या, n बराबर होता है HI डिवाइड बाई H0। तो H0 को इधर करेंगे तो HI बराबर आ जाएगा m इंटू H0 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अगर हम m का मान 1 रखते हैं, अगर m का मान 1 रखते हैं तो देखो HI बराबर क्या निकल जाएगा, H0 निकल जाएगा। यानी कि जितना बड़ा वस्तु होगा, अगर मैं m का मान 1 रखता हूँ तो जितना बड़ा हमारा वस्तु होगा उतना ही बड़ा हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। तो अब जरा आप सोचो, जो आपके बगल में हमारा जो मिरर लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है, अगर उसके पीछे कोई एक बस आ रहा है, अगर बस आ रहा है तो सोचो बस कितना बड़ा होता है। तो क्या वो छोटे से मिरर में वो बस आ पाएगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर m का मान आवर्धन को हम 1 रखते हैं तो आवर्धन 1 रखने में क्या रहा, जो वस्तु की हाइट होती है वही किसके बराबर होती है, प्रतिबिंब की हाइट के बराबर होती है। तो इसलिए ये ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अब बताओ, अगर तुम उतना बड़ा यार मिरर लेके चलोगे तो मिरर को चलाओगे या तो गाड़ी को चलाओगे, दो ही चीज हो सकता है, क्या संभालोगे, मिरर संभालोगे गाड़ी संभालोगे, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए हम m का मान कभी भी 1 नहीं रख सकता। आपको लॉजिकली सोचो कि हमारा जो प्रतिबिंब की हाइट है, यानी जो प्रतिबिंब की हाइट है वो वस्तु की हाइट के क्या है, बराबर है। जितना बड़ा हमारा वस्तु होगा उतना ही बड़ा हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ऐसा तो कोई पॉसिबल नहीं, उतना बड़ा लेकर चलेंगे नहीं। ठीक, तो दूसरे वाले ऑप्शन पे आते हैं, बी वाला ऑप्शन जो है, बी वाला ऑप्शन कह रहा है कि m का मान 1 से अधिक होना चाहिए, यानी m ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। m ग्रेटर देन 1 होगा तो HI जो होगा वो m इंटू H0 के बराबर होगा। m का मान ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। चलो m का मान 1 से बड़ा ले लो, m का मान 1 से बड़ा ले लो, m का मान 1 से बड़ा, m का मान चलो हमने 2 ले लिया, m का मान हमने 2 ले लिया। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, HI बराबर 2 इंटू H0 मिलेगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो वस्तु की ऊंचाई की कितनी है, 2 गुनी है। अब यही तो सोचो, अगर हमारा वस्तु जो है, वस्तु की ऊंचाई अगर हम 1 मात्रक ले लेते हैं तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना आ जाएगा, 2 मात्रक आ जाएगा। अब तुम ये सोचो कि अगर हम 5 सेंटीमीटर लंबी कोई एक वस्तु लेते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना बनेगा, 10 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। अगर m का मान कितना होगा, 2 होगा। अगर m का मान 3 होगा, ग्रेटर देन 1 बोला तो m का मान 3 कर देंगे। तो अगर कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर लंबी है तो उसका इमेज कितना बनेगा, 10 या 30 सेंटीमीटर लंबा इमेज बनेगा। तो अब 30 सेंटीमीटर लंबा इमेज बनाने के लिए उतना बड़ा दर्पण लेकर कहाँ चलेंगे, तो ये वाली कंडीशन भी क्या होती है, हमारी फेल हो जाती है। क्योंकि अगर m का मान, तुम यहीं पे m का मान अगर 3 ले लिए, m का मान 3 ले लोगे तो ये HI बराबर क्या निकलेगा, 3H0 के बराबर निकलेगा। अब अगर इसका मान 1 रखोगे तो ये प्रतिबिंब कितना बनेगा, वस्तु की साइज का 3 गुना बनेगा। तो ये तो हमारा पॉसिबल नहीं है, ये आंसर भी हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब ए वाला देखते हैं कि ए वाला आखिर क्यों होगा। ठीक, ये वाला देखते हैं, कह रहा है 1 से कम होना चाहिए। तो m का मान जो हो जाएगा वो m का मान लेस देन हो सकता है। ये दोनों
क्लियर है ना? क्यों नहीं होगा ये दोनों आंसर हमारा, क्योंकि m का मान अगर ग्रेटर देन 1 रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब जो होगा वस्तु की इमेज साइज से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। और यहाँ पे जो प्रतिबिंब की साइज होगी वही क्या होगी, वस्तु की साइज होगी, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लेंगे। ठीक, m लेस देन 1 कह रहा है, 1 से कम होगा। अगर 1 से कम होगा तो m का मान क्या है, चलो 1 से कम होगा तो m का मान मैं ले रहा हूँ 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 करके लिख सकते हैं। ये किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से देखो जो हमारा HI निकलेगा, यहाँ से हमारा जो HI निकलेगा m × H0 के बराबर होगा। अब जरा m का मान रखो तो HI जो होगा वो 1/2 H0 के बराबर होगा। यानी कि जो प्रतिबिंब की हाइट, इसको कैसे पढ़ेंगे, जो प्रतिबिंब की हाइट होगी, जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी, वो वस्तु की लंबाई की कितनी निकल रही है, आधी निकल रही है यहाँ पे। तो अगर सपोज करो यहाँ पे मैं वस्तु की हाइट को 2 लेता हूँ, अगर मैं वस्तु की हाइट को सपोज करो यहाँ पे वस्तु की हाइट को 2 मात्रक लेता हूँ, अगर वस्तु की हाइट को 2 मात्रक लेता हूँ यहाँ से, तो हमारा प्रतिबिंब की हाइट क्या मिलेगी, 2/2 बराबर कितना मिलेगा, 1। यानी कि प्रतिबिंब की जो लंबाई मिलेगी वो हमारी कितनी मिलेगी, 1 मात्रक के बराबर मिलेगा। यानी कि इस केस में जब आवर्धन को लेस देन 1 करते हैं तो प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है वो वस्तु की लंबाई से क्या मिल रही है, छोटी मिल रही है। तो इसीलिए जो मिरर लगे होंगे वो छोटा सा मिरर होगा और आवर्धन उसका कम होगा। तो जब पीछे जो गाड़ी आएगी, जो वस्तु होगा, वो वस्तु कितना भी बड़ा होगा तो आवर्धन कम होगा, इस दर्पण का, मिरर का आवर्धन कम होगा, तो उसका जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो क्या बनेगा, छोटा बनेगा। क्योंकि देखो m का मान जब हम कम 1 से कम लेंगे, 1 से कम कोई भी संख्या ले लो, 1 से कम यहाँ पे ले लो, अगर m का मान मैं ले रहा हूँ, मान लो m का मान लेता हूँ 1/4 ले रहा हूँ, m का मान 1/4, तो यहाँ से HI बराबर निकल जाएगा 1/4 H0 के बराबर निकलेगा। यानी कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो वस्तु की ऊंचाई की कितनी है, 1/4 है। तो ठीक है, अब चलो ले लो यहाँ पे वही चीज ले लो। तो यहाँ पे अगर मैं प्रतिबिंब की ऊंचाई को ये लेता हूँ 2 मात्रक, ये लेता हूँ 2 मात्रक, तो वस्तु की ऊंचाई को वस्तु की ऊंचाई को 2 मात्रक, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी निकल जाएगी, 2/4, यानी कि 1/2 मात्रक। देखो 2 लिया था तो ये कितना आ गया, 1/2 आ गया, 2 का 4 भाग कर दो, उसका 1/4 भाग इसका क्या बन रहा है, इसका 1/4 भाग आ रहा है। तो अगर मान लो यहाँ पे हम 2 मात्रक लेते हैं तो कितना मिलता है, 1/2 मिलता है। अगर 4 लेंगे, अगर मान लो अब इसका हम 4 प्रतिबिंब की ऊंचाई को 4 मात्रक ले लेंगे तो इमेज की वस्तु की लंबाई को, अगर हम वस्तु की लंबाई को 4 मात्रक ले लेंगे तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, 1 मात्रक हो जाएगी। तो कितना भी बड़ा बस होगा, जब आवर्धन 1 से कम होगा, जब 1 से कम होगा तो प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब की साइज कैसी होगी, छोटी होगी और आसानी से वो इमेज वहां पे दर्पण में बन जाएगा। तो इसीलिए दर्पण का आवर्धन जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 से कम होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लिया। अब इसके बाद जो है 1-2 क्वेश्चन और बनता है कि जैसे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जो हमारा समतल दर्पण होता है जिसका हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, उस समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। अगर कोई पूछे समतल दर्पण की फोकस दूरी, तो समतल दर्पण के बच्चों फोकस दूरी जो होती है वो अनंत, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो हमारी अनंत होती है, उसकी अनंत फोकस दूरी होती है। ठीक है, इतना भी याद रखना। ठीक, इसको आगे लेक्चर में आएगा तो बाकी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो छोटा सा 1-2 क्वेश्चन और बनता है कि ऐसे पूछ लेते हैं कि अवतल दर्पण अवतल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो जब अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे तो देखो अवतल दर्पण, अगर हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल देखें तो अवतल दर्पण हमारा प्रतिबिंब कैसा बनाता है, बड़ा छोटा प्रतिबिंब बनाता है और बड़ा प्रतिबिंब भी बनाता है। तो अवतल दर्पण का जो इस्तेमाल होता है वो हजामत या दाढ़ी बनाने के काम आता है। जहाँ पे नाई की दुकान पे जाओ, जहाँ मिरर लगा होता है, वहाँ पे देखो, वहाँ पे हमारा अवतल दर्पण ही लगा होता है ताकि प्रतिबिंब हमारा क्या बने, बड़ा बने। ठीक है, प्रतिबिंब बड़ा बनता है क्योंकि अवतल दर्पण वाली कहानी हम देखे भी थे। ये अगर हमारा अवतल दर्पण है, ये मान लो हमारा अवतल दर्पण है, तो यहाँ से हमारा ये पोल हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा, ये हमारा सी निकल जाएगा। तो जब हम वस्तु को
C और F के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और बड़ा बनेगा। जब F पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे हो जाएगा, अनंत पे हो जाएगा। जब F और P के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब पीछे की तरफ और बड़ा प्रतिबिंब बनता चला जाएगा। इस तरीके से बनेगा प्रतिबिंब। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है या डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं नाक कान गले के लिए कि जो अंदर परावर्तक किरण डालते हैं, परावर्तित करके परावर्तित किरण डालते हैं ताकि हमें वो बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे, वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। या इसका इस्तेमाल सर्च लाइटों में किया जाता है, या ट्रेन के ऊपर जो लाइट लगी होती है, या तुम कुछ गाड़ियों में देखो ऊपर जो लाइट लगाए होते हैं जो बहुत दूर तक रोशनी जाती है, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं अवतल दर्पण ही लगा होता है। अवतल दर्पण क्यों लगा होता है, देखो जब अवतल दर्पण वाली एक कहानी याद करो उस वाले में कि जब हम अवतल दर्पण था, अगर मान लो ये कोई हमारा एक अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण का ये फोकस हो गया, ये हमारा सी हो गया। अगर हम वस्तु को फोकस पर ही रखते थे, जब वस्तु को फोकस पे रखते थे तो जो हमारा प्रतिबिंब बनता था वो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता था, अनंत पे इनफाइनाइट पे जाकर कहीं प्रतिबिंब हमारा बनता था। तो उस केस में सर्च लाइटों में या वहां पे बल्बों में क्या इस्तेमाल करते हैं, वहां पे जो वस्तु होती है उस वस्तु को हम फोकस पे उठा के रख देते हैं। जब फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे जाके कहीं बनेगा। तो वो जो लाइट पड़ती है वो इनफाइनाइट किरणें आगे की तरफ दूर तक बढ़ती हुई इनफाइनाइट तक बढ़ती हुई चली जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम वहां पर हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है जहां पे प्रतिबिंब क्या बने, छोटा बने। तो प्रतिबिंब हमें कहां पे बनाना है, छोटा, क्योंकि उत्तल दर्पण की दोनों प्रॉपर्टी पढ़ के देखो वहां पे क्या लिखा था, हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता था, छोटा बनता था। तो प्रतिबिंब उत्तल दर्पण का कहां इस्तेमाल करेंगे, अभी जो हम पढ़ रहे थे, जो हमारा कार होगा उस कार के बगल में कोई भी गाड़ी होगी, गाड़ी के बगल में जो मिरर होगा जो दर्पण होगा वहां पे उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पीछे जो गाड़ियां होंगी, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, उनका इमेज आसानी से छोटे में हमारा बन जाए। तो वहां पर हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इतना ये हमारा खत्म हो गया। आज का परावर्तन का जो पूरा चैप्टर था वो हमारा खत्म हो गया। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपवर्तन स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद लेंस। ठीक है, और उसके बाद फिर और न्यूमेरिकल आएगा और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आएंगे जो हमारे कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।